हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस पटना। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किसी भी मामले में संचार टावर की ऊंचाई बढ़ाने पर क्या होता है। तो उसमें जो है लाइन धारिता घटेगी परंतु लाइन प्रकृति अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा। किसी भी मामले में संचारण टावर की ऊंचाई बढ़ाने पर लाइन धारिता घटेगी परंतु लाइन प्रकृति अपरिवर्तित रहेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार लाइन निम्न में से कौन से वितरित स्थिरांक होते हैं। संचालन लाइन निम्न से कौन से वितरित स्थिरांक होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं प्रतिरोध, प्रेरकत्व, श्रेणी और संत धारिता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सीरीज एंड शंट कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान शक्ति के संचालन के लिए होता है। तो क्या होता है, तो एसी लाइन में डीसी लाइन की तुलना में अधिक तांबे की आवश्यकता होती है। एसी लाइन में डीसी लाइन की अधिक तांबे की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संचालन लाइन में वोल्टेज की मात्रा जितनी अधिक होगी, धारा जो कि दी गई ऊर्जा के लिए संचालन लाइन के माध्यम से प्रभावित होगी वह होगी, तो वह क्या होगी, तो वह हो जाएगी कम, लोअर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचालन लाइन में श्रेणीबद्ध संधारित्र बहुत कम उपयोगी होते हैं जब। संचालन लाइन में श्रेणीबद्ध संधारित्र बहुत कम उपयोगी होते हैं जब। तो जब क्या होता है, तो जब जो है भार आवश्यकता कम होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज संतुलित भार स्थिति के लिए प्रत्येक फेज में किसका मान समान होता है। तो किसका मान समान होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिबाधा का, प्रतिरोध का और शक्ति गुणक का। तो सभी विकल्प इसमें सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर बिजली का संचारण करना सस्ता होता है। किस पर बिजली का संचारण करना सस्ता होता है, तो किस पर होता है, यह होता है बहुत उच्च वोल्टेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर अगले निम्न वोल्टेज लाइन फीडिंग क्षेत्र कहलाते हैं। तो फीडिंग क्षेत्र जो कहलाते हैं वह कहलाते हैं द्वितीयक संचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लाइन के 2 सिरों पर वोल्टेजता 132 kV की है एवं इसका प्रतिघात 40 ओम है, तो लाइन की क्षमता क्या होगा। तो लाइन की जो क्षमता हो जाएगा वो हो जाएगा 435.6 MW मेगावाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है, किसी ट्रांसमिशन लाइन के सर्ज इंडिपेंडेंट प्रतिबाधा लोडिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अभिलक्षणिक प्रतिबाधा लोडिंग। अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा लोडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक चालक में बहने वाली डीसी धारा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पूरे अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से विकसित होता है, पूरे अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को घटाना चाहिए जिससे शक्ति के संचरण के लिए संचरण लाइन की क्षमता में वृद्धि हो सके। तो किसको घटाना चाहिए, ये हो जाएगा लाइन की प्रेरकत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भार न होने की स्थिति में एक संचरण लाइन में धारा डैश के कारण होती है। तो धारा जो होती है
ये किसके कारण होती है? तो यह जो धारा होती है लाइन की धारिता के कारण होती है, तो लाइन की धारिता इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति आवृत्ति पर स्किन और प्रॉक्सिमिटी प्रभाव डैश आवृत्ति एट पावर फ्रीक्वेंसी स्किन एंड प्रोबेबिलिटी इफेक्ट और फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे से कम, छोटे से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघाती शक्ति है, प्रतिघाती शक्ति है, तो प्रतिघाती शक्ति जो हो जाएगा पूर्ण भारित सिरोपरि लाइन अवशोषित तथा कम भारित सिरोपरि लाइन रिजेनरेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संवाहक में से पारित होने वाला एसी करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में डैश के रूप में वितरित करता है और यह आवृत्ति डैश होती है। तो यह आवृत्ति जो होती है यह असमान रूप से और निर्भर है, असमान रूप से और निर्भर, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संचरण की प्रतिघात x और प्रतिरोध r है, तो डैश प्रतिक्रियाशील शक्ति का प्रभाव लगभग वास्तविक शक्ति के स्वतंत्र है यदि, तो यदि क्या हो जाएगा? तो यदि जो है x ग्रेटर देन r, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, x ग्रेटर देन r इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या चालक में असमान धारा वितरित का एक प्रभाव है? निम्न से क्या चालक में असमान धारा वितरित का एक प्रभाव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किन अथवा प्रॉक्सिमिटी प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संचारण लाइन को डैश कम करने के लिए ट्रांसपोज्ड किया जाता है, शक्ति संचारण लाइन को डैश कम करने के लिए ट्रांसपोज्ड किया जाता है, तो यह जो किया जाता है यह किया जाता है निकटवर्ती कम्युनिकेशन लाइन के साथ व्यक्तिकरण, निकटवर्ती कम्युनिकेशन लाइन के साथ व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी प्रभाव लाइन में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? ऊपरी प्रभाव लाइन में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है ACSR चालक, ACSR चालक का, तो ऑप्शन नंबर सी इस जगह सिरोपरि संचालन लाइन में सर्च इम्पीडेंस का मान होता है लगभग, सिरोपरि संचालन लाइन में सर्च इम्पीडेंस का मान होता है लगभग, तो कितना हो जाता है लगभग? तो हो जाता है 400 से 600 ओम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 400 से 600 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZDC और ZSC यह प्रतिबाधा है जिसका मापन क्रमशः प्रेषण सिरा के साथ प्राप्ति सिरा को खुला परिपथ और लघु परिपथ पर है, तब सर्च प्रतिबाधा लैंडिंग भी परिभाषित हो सकती है, तो ये जो परिभाषित लैंडिंग हो सकती है यह ZC बराबर √100 ZDC इंटू ZSC, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बड़े संचलन लाइनों में चालक का पक्षांतर में परिणाम होगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विभिन्न फेज के लिए समान औसत प्रेरकत्व तथा धारिता पूरी चालक लंबाई के चालक हेतु, तो विभिन्न फेज के लिए समान औसत प्रेरकत्व तथा धारिता पूरी लंबाई के चालक हेतु, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक लंबी हानि रहित संचरण लाइन का सर्गे इम्पीडेंस होता है, तो सर्गे इम्पीडेंस जो होता है वो कितना होता है? तो वो हो जाता है ZO बराबर √100 L/C, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रांसमिशन लाइन की फेज वोल्टेज का शीर्ष मान EM है तो परिपथ संपर्कों में री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का उच्चतम मान क्या होगा? तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का उच्चतम मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2EM, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी चालक का एसी प्रतिरोध चालक के डीसी प्रतिरोध से अधिक होता है क्योंकि किसी चालक का एसी प्रतिरोध चालक के डीसी प्रतिरोध से अधिक होता है क्योंकि तो क्योंकि जो है ए तथा बी दोनों के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है उच्च वोल्टता पर संचरण का लाभ। उच्च वोल्टता पर संचरण के लाभ क्या होगा? तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी धारा का परिमाण कम होता है, ये सही है। यह वोल्टता पात को कम करता है, ये भी सही है। शक्ति हानि कम होती है, ये भी सही। तो उपयुक्त में से डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करें। एक संचरण लाइन की सर्च प्रतिबाधा लोडिंग किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो यह जो बढ़ाया जा सकता है यह बताया इसका वोल्टेज स्तर बढ़ाकर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 4 फेज 400 किलो वोल्ट संचारण लाइन का सर्च प्रतिबाधा 400 ओम है। सर्च प्रतिबाधा लैंडिंग है, तो सर्च प्रतिबाधा लैंडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 400 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालक में धारा के असमान वितरण के फलस्वरूप प्रतिरोध में हुई वृद्धि को निम्न में से कौन सा प्रभाव परिलक्षित करता है? तो कौन सी प्रभाव परिलक्षित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा स्किन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हानि रहित प्रेषण लाइन जिसका सर्च प्रतिबाधा लैंडिंग 2280 मेगावाट है। इस परीक्षण लाइन में समान रूप से वितरित श्रेणीबद्ध 30% धारिता क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। तब इस समपूर्ति संचार लाइन की सर्च प्रतिबाधा लैंडिंग भार कितना होगा? तो इसका जो लैंडिंग भार हो जाएगा वो हो जाएगा 2725 मेगावाट 2725 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 400 किलोवाट त्रिकला 50 हर्ट्ज सिरोपरि एकल परिपथ प्रेषण लाइन के सर्च प्रतिबाधा लैंडिंग का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 400 मेगावाट। 400 मेगावाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शक्ति लाइनों में शक्ति संचारित होती है। उच्च शक्ति लाइनों में शक्ति संचारित होती है, तो यह जो होती है यह होती है उच्च वोल्टता स्तर और निम्न धारा पर। उच्च वोल्टता स्तर और निम्न धारा पर यह होता है, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलना में एसी आपूर्ति तंत्र में लाभ है कि? तुलना में एसी आपूर्ति तंत्र में लाभ है कि? तो लाभ जो है यह है स्विचिंग की कम लागत। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है त्वचिक प्रभाव विद्यमान होता है केवल। त्वचिक प्रभाव विद्यमान होता है केवल, तो यह जो होता है केवल यह होता है एसी संचरण में। एसी संचरण इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.95 के पश्चगामी लोड शक्ति गुणांक का आशय है प्रतिघाती शक्ति मांग। 0.95 के पश्चगामी लोड शक्ति गुणांक का आशय है प्रतिघाती शक्ति मांग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.33 के VAR पर किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर त्रिज्या के दो कंडक्टर जिनकी आपस में दूरी दी है तो दोनों के बीच में कैपेसिटेंस अनुपातिक होगा। तो दोनों के बीच के कैपेसिटेंस अनुपातिक जो होगा वो हो जाएगा 1/log/E/d/r। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 500 किलोवाट शक्ति 11 के वोल्ट के स्थान पर 220 किलोवाट पर प्रेषित किया जाए तो विद्युत धारा का मान से कम होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 95%। 95% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगर हम कंडक्टर व्यास को डी से दर्शाते हैं तो स्किन इफेक्ट
डैश के अनुपातिक होता है। अगर हम कंडक्टर व्यास को डी से दर्शाते हैं तो इसकी डिफेक्ट किसके अनुपातिक होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D3 के। D3 डी क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी पर पावर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वितरण लाइनों के लिए x/r अनुपातिक होता है। वितरण लाइनों के लिए x/r अनुपातिक होता है, तो वो जो अनुपातिक होता है वो इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता क्या होती है। तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता क्या होती है, तो क्या होती है, तो वह 0.6 होती है। 0.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सीधे चलने वाले खंभों पर HT ओवरहेड संवाहक को धारण करने के लिए किस प्रकार के विद्युत रोधक का इस्तेमाल किया जाता है, तो किस प्रकार का किया जाता है, तो वह है तीन प्रकार के विद्युत रोधक का। तीन प्रकार के विद्युत रोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। संचलन लाइन के लिए कौन से घटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। संचलन लाइन के लिए कौन से घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो कौन सा होता है, तो वो होता है खंबे, टावर, संवाहक और विषमवाहक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल तांबे के तार की तुलना में एल्यूमिनियम के तारों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आजकल जो तांबे के तारों की तुलना में एल्यूमिनियम के तारों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है, तो क्योंकि इनकी लागत कम होती है, क्योंकि इनकी लागत कम होती है, लो कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACSR चालक में स्पार्ट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ACSR कंडक्टर स्टील इज यूज फॉर डैश के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है, यह किया जाता है त्वचा प्रभाव को प्रतिपूर्ति, त्वचा प्रभाव को प्रतिपूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवरहेड लाइन जिसका सर्ज इम्पीडेंस 400 ओम है उसे एक प्रतिरोध R के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है, तो लाइन पर जाते हुए सर्ज को जंक्शन पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन न ही झेलना पड़ेगा यदि R का मान, तो यदि R का जब मान हो जाएगा 400 ओम हो जाएगा, 400 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च वोल्टेज चलान में ट्रांसमिशन लाइनों को टावरों से क्यों लटका दिया जाता है। उच्च वोल्टेज चलान में ट्रांसमिशन लाइनों को टावर से क्यों लटका दिया जाता है, तो क्यों लटका दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमीन से अंतर बढ़ाने के लिए, जमीन से अंतर बढ़ाने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज स्तर क्या है। भारत में जो अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज स्तर क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 765 किलोवाट केवी, 765 केवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम और लंबी पारेषण लाइनों में फेरांटी प्रभाव को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो ये जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है शंट रिएक्टर का, शंट रिएक्टर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, लड़ी दक्षता को नहीं बढ़ाया जा सकता है, लड़ी दक्षता को नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो नहीं बढ़ाया जा सकता तो किसको, यह है पेंट का इस्तेमाल करके, पेंट का इस्तेमाल करके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग इंसुलेटर में 4 यूनिट है, सबसे निचले यूनिट में वोल्टेज कुल वोल्टेज का 33.33% है, इंसुलेटर की स्ट्रिंग दक्षता क्या है, तो इंसुलेटर की स्ट्रिंग दक्षता क्या होगा, तो वो हो जाएगा 75%, 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 144 एच पर एम इम्पीडेंस और 100 एफ पर एम कैपेसिटेंस वाली ट्रांसमिशन लाइन की
अभिलक्षणिक इम्पीडेंस क्या है? अभिलक्षणिक इम्पीडेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2 ओम। 1.2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 3 यूनिट के स्ट्रिंग इंसुलेटर में सबसे नीचे के यूनिट के पास वोल्टेज 17.5 किलोवाट है और स्ट्रिंग दस्ता 84.28% है, तो स्ट्रिंग के अक्रॉस संपूर्ण वोल्टेज होगा। तो संपूर्ण वोल्टेज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44.25 किलोवाट। 44.25 किलोवाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार लाइन में बंडल कंडक्टर प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संचारण लाइन में बंडल कंडक्टर प्रयोग करने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह है कम्युनिकेशन लाइन के साथ व्यतिकरण में वृद्धि। कम्युनिकेशन लाइन के साथ व्यतिकरण में वृद्धि जो कि कथन सत्य नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का जीवन काल अधिकतम होता है। डैश का जीवन काल अधिकतम होता है, तो किसका होता है? तो वह होता है स्टील टावर का। स्टील टावर का जीवन काल अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, कोरोना बहाव। कोरोना बहाव सामान्यतः डैश रंग का होता है। कोरोना बहाव सामान्यतः डैश रंग का होता है। यह जो होता है यह नीला रंग का होता है। नीला रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच प्रकार की पोल का उपयोग किस वोल्टता के लिए होता है? एच प्रकार के पोल का उपयोग किस प्रकार के वोल्टता के लिए होता है? यह जो होता है यह होता है 130 किलोवाट के लिए। 130 किलोवाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मीटर की स्टील रेल पोल्स का प्रयोग कितनी वोल्टता के ऑपरेशन के लिए किया जाता है? 13 मीटर की स्टील रेल पोल्स का प्रयोग कितनी वोल्टता ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है ये 33 किलोवाट। 33 के भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 के वोल्टेज का इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलो वोल्टेज हो जाएगा। अगला है, पारेशन लाइन में क्रॉस आर्म्स किसके बने होते हैं? पारेशन लाइन में क्रॉस आर्म्स किसके बने होते हैं? तो ये जो बने होते हैं स्टील के बने होते हैं। स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्लाई की शुरुआत में ही सप्लायर उपभोक्ता को एक समुचित आर्थिक संयोजन प्रदान करेगा और इसका अनुसरण भी करेगा। यह कौन सा IE नियम है? कौन सा IE नियम है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा I-33। I-33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोड व्यास D और समग्र व्यास D वाले एक विद्युत रोधित केबल में अधिकतम और न्यूनतम पराविद्युत प्रतिबल का अनुपात दिया जाता है। तो वह जो अनुपात दिया जाता है वह दिया जाता है D/D द्वारा, बड़ी D/D द्वारा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरोपरि सिरोपरि प्रणाली की तुलना में भूमिगत प्रणाली में सिरोगत प्रणाली की तुलना में भूमिगत प्रणाली में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोल्ट पाथ कम होता है। बोल्ट पाथ कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल्ट पाथ कम होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरे लूप और बर्ले लूप परीक्षण कौन सा सिद्धांत लागू करते हैं? मूरे लूप और बर्ले लूप परीक्षण कौन सा सिद्धांत लागू करते हैं? तो कौन सा करते हैं? तो वह करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीपी केबल के मामले में यूटीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूटीपी केबल के मामले में यूटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूटीपी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस ऑप्शन में C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल्स के निर्माण में आर्मरिंग कैसे किया जाता है? केबल्स के निर्माण में आर्मरिंग कैसे किया जाता है? तो यह कैसे किया जाता है? तो यह गैल्वेनाइज्ड स्टील तार द्वारा इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर B
इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वितरण प्रणाली अधिक भरोसेमंद होती है? कौन सी वितरण प्रणाली अधिक भरोसेमंद होती है? तो कौन सी होती है? तो वह होती है वलय मुक्त प्रणाली। वलय मुक्त प्रणाली ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, वलय मुक्त प्रणाली। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम प्रतिरोध चालक परिपथ में उच्च प्रतिरोध दोष का स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला टेस्ट कौन सा है? तो कौन सा टेस्ट हो जाएगा? तो वह जो टेस्ट होता है उसे हम मूरे लूप टेस्ट कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3.3 kV और 11 kV के बीच वोल्टता वहन करने वाली केबलों के लिए भूतल के न्यूनतम कितनी गहराई तक गड्ढा खोदा जाना चाहिए? तो ये जो भूतल के कितनी गहराई तक गड्ढा खोदा जाना चाहिए, यह हो जाएगा 0.75 मीटर से पूरी केबल की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरे लूप परीक्षण की तुलना में वार्ले लूप परीक्षण का लाभ है। मूरे लूप परीक्षण की तुलना में वार्ले लूप परीक्षण का लाभ क्या है? तो लाभ जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका प्रयोग भूदोष को स्थानागत करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाक्षीय केबल की अभिलक्षणिक प्रतिबाधा 75 ओम है और धारिता 69 FM है, तो प्रति मीटर पर एकत्व कितना होगा? तो प्रति मीटर पर एकत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.388 न्यू एच पर एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फेरांटी प्रभाव देखा जा सकता है। फेरांटी प्रभाव देखा जा सकता है, तो यह जो देखा जा सकता है यह देखा एसी लाइन में ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीमीटर से डैश नहीं माप सकते हैं। मल्टीमीटर से डैश नहीं माप सकते हैं, तो क्या नहीं माप सकते हैं? तो आवृत्ति। मल्टीमीटर से आवृत्ति नहीं माप सकते, आवृत्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, जनरेटर क्षमता से अधिकतम जनरेटर मांग की अनुपात है। जनरेटर क्षमता से अधिकतम जनरेटर मांग की अनुपात है, तो यह हो जाएगा उपयोग कारक। उपयोग कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का मितव्ययी आकार ज्ञात किया जा सकता है। किसी चालक का मितव्ययी आकार ज्ञात किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है केल्विन के नियम से। केल्विन के नियम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फीडर बनाते समय मुख्य रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? फीडर बनाते समय मुख्य रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? तो यह जो रखा जाता है यह रखा जाता है धारावाहक क्षमता का। धारावाहक क्षमता ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडर परिपथ में स्थिर वोल्टता प्रदान करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है इंडक्ट रेगुलेटर का। इंडक्ट रेगुलेटर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 वोल्ट वितरक लाइन को सामान्यतः डैश कहा जाता है। 400 वोल्ट वितरक लाइन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो उसे हम वितरक कहते हैं। वितरक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा कारक का अनुपात है। सुरक्षा कारक का अनुपात है, तो सुरक्षा कारक का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अंतिम तनाव अनुमेय तनाव। अंतिम तनाव अनुमेय तनाव ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी दो तार वितरक पद्धति एक स्थिर लोड को आपूर्ति करता है। कॉपर की बचत किया होगा यदि वोल्टेज का मान दोगुना कर दिया जाए। तो वोल्टेज का मान दोगुना कर दिया जाए तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा
समान वोल्टेज और संकेंद्रित लोडिंग के साथ दोनों किनारों पर दिए गए डीसी वितरण प्रणाली के लिए न्यूनतम विभव का बिंदु किस जगह पैदा होता है? तो यह किस जगह पैदा होता है? तो यह होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य बिंदु। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियल आर्य वितरण तंत्र में वितरक पोषित होता है। रेडियल वितरण तंत्र में वितरक पोषित होता है। तो यह जो पोषित होता है यह होता है एक सिरे से कुपोषित, एक सिरे से पोषित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सिरे से पोषित होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिज्य विद्युत प्रणाली को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है। त्रिज्य विद्युत प्रणाली को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है। यह जो निरूपित किया जाता है यह केवल खुले मार्ग ओनली ओपन पाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वोल्टेज है जिसका चयन HVDC पारेषण के लिए किया गया है। डैश वोल्टेज है जिसका चयन HVDC पारेषण के लिए किया गया है। तो यह किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 500 kV। प्लस माइनस 500 kV इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च वोल्टेज डीसी संचरण के मामले में कम से कम कितने चालकों की जरूरत पड़ती है? उच्च वोल्टेज डीसी संचरण के मामले में कम से कम कितने चालकों की जरूरत पड़ती है? तो कितने होती है? तो ये हो जाएगी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फीडर के साथ श्रृंखला से जुड़ा हुआ है? कौन सा फीडर के साथ श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो हो जाएगा कंडक्टर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तिर्यक प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब तिर्यक प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब तो तब किया जाता है जब क्या होगा? तो जब कम विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो, कम विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब फीडर रिंग 2 या 2 से अधिक उत्पादन संयंत्रों से ऊर्जा प्रदान करता है तो यह प्रणाली कहलाती है। तो यह जो प्रणाली कहलाती है अंतः संयोजन प्रणाली कहते हैं, अंतः संयोजन प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक HVDC प्रणाली में क्या होता है? तो उत्पादन AC है और वितरण DC है। उत्पादन AC और वितरण DC है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एकल कला प्रणाली में लोड तक वोल्टता संचारित करने के लिए 2 तार पर्याप्त है। ये है, तो ये क्या है? तो ये है कला और उदासीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक सिंगल फेज 3 वायर AC सिस्टम बना है। एक सिंगल फेज 3 वायर AC सिस्टम बना है। AC सिस्टम जो बना है वह है 2 कंडक्टर तारों एक न्यूट्रल से, 2 कंडक्टर तारों और एक न्यूट्रल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तुल्यकाली संधारित्र होता है। तुल्यकाली संधारित्र होता है। तुल्यकाली संधारित्र होता है। यह जो होता है यह होता है बिना यांत्रिक भार के चलती हुई एक अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर। बिना यांत्रिक भार के चलती हुई एक अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जब स्थानांतरित विद्युत शक्ति किसी भार में अधिकतम हो तो विद्युत शक्ति के स्थानांतरण की दक्षता डैश होगी। तो स्थानांतरण की दक्षता जो होगी वह होगी 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक उपभोक्ता के लिए कौन सा शक्ति कारक किफायती है? एक उपभोक्ता के लिए कौन सी शक्ति कारक किफायती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.95 पश्चगामी। 0.95 पश्चगामी। अगला है एक 3 न्यू संतुलित
सिस्टम 0.9 पश्चिगामी शक्ति गुणांक पर कार्य कर रहा है कर रही है, तो जिसका लाइन जो है 3600 किलोवाट है। यदि शक्ति गुणांक की 0.6 कम कर दिया जाए तो लाइन हानि क्या होगी? तो लाइन जो हानि हो जाएगी वो हो जाएगी 5400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन संचलन लाइन का शक्ति गुणांक सुधार सकता है? निम्न से कौन संचलित लाइन का शक्ति गुणांक सुधार सकता है? तो कौन सुधार सकता है? तो वह है तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे संचलन दक्षता बढ़ती है? निम्न में से किससे संचलन दक्षता बढ़ती है? तो यह जो बढ़ती है वोल्टता और शक्ति गुणक दोनों में वृद्धि। वोल्टता और शक्ति गुणक दोनों में वृद्धि। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणक का अधिकतम सीमा क्या है? शक्ति गुणक का अधिकतम सीमा क्या है? तो क्या होगा? तो वह हो जाएगा 1। शक्ति गुणक का अधिकतम सीमा क्या है? तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन के मध्य वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। ट्रांसमिशन के मध्य वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। तो स्टेप जो किया जाता है वह ट्रांसमिशन हानि कम करने के लिए। ट्रांसमिशन हानि कम करने, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारेषण लाइन में शक्ति गुणक सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? पारेषण लाइन में शक्ति गुणक सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है, शून्य भार पर चलते हुए अति उत्तेजित त्रिकला तुल्यकाली मोटर। शून्य भार पर चलते हुए अति उत्तेजित त्रिकला तुल्यकाली मोटर, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाए। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज पर, लाइन वोल्टेज इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाली अग्निशामक का प्रकार है डैश अग्निशामक है। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है डैश अग्निशामक। कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोडा अम्ल। सोडा अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है। तो विद्युत का जो प्रभाव होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन में 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युतरोधी उपयोगी किया जाता है। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का प्रतिरोधी विद्युतरोधी उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है निलंबन प्रकार का। निलंबन प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई सोल्डर। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है इस जिसका परिमाण डैश हो सकता है, परिमाण हो सकता है। तो परिमाण क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता। ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं? डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीसी मोटर। डीसी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 वोल्ट विभवांतर बल की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। तो इस परिपथ को 5 सेकेंड के लिए बाद वियोजित कर देते हैं। तो उपयुक्त में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं दिया गया है? तो कौन सा नहीं है? तो यह है बैटरी द्वारा विसर्जित ऊर्जा 75 जूल। बैटरी द्वारा विसर्जित ऊर्जा 75 जूल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे हम
हिस्टेरिसिस कहते हैं। हिस्टेरिसिस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिस्टेरिसिस कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण, एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण I बराबर 4 साइन 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओम टी द्वारा दिया गया है, तो धारा का RMS मान डैश एम्पियर होगा। तो धारा का जो RMS मान एम्पियर होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। तो प्लेट जो बनाई जाती है वह बनाई जाती है जस्तीकृत लोहा या कॉपर का, जस्तीकृत लोहा या कॉपर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जीनर डायोड का मुख्य कार्य है, जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट धारा को स्थिर रखना, इनपुट धारा को स्थिर रखना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेतु डिस्टकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, सेतु डिस्टकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, तो क्योंकि हो जाएगा इनको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इनको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, तो कहाँ पर हो सकता है, तो ए तथा बी दोनों के रूप में, तो प्रवर्धक के रूप में और स्विच के रूप में, तो ए तथा बी दोनों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ओप एम्पियर में होना चाहिए, एक आदर्श ओपन एम्पियर में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में अनंत वोल्टता लाभ, अनंत इनपुट प्रतिरोध और शून्य आउटपुट प्रतिरोध, ए बी सी डी उपयुक्त में सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑसिलेटर परिवर्तित करता है, ऑसिलेटर परिवर्तित करता है, तो परिवर्तित किसको करता है, तो ऑसिलेटर जो है क्षीण सिग्नल को परावर्तित सिग्नल में, क्षीण सिग्नल को परावर्तित सिग्नल में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एफ आई एफ ओ डैश की व्यवस्था से बनाया जाता है, एफ डैश की व्यवस्था से बनाया जाता है, तो यह जो बनाया जाता है यह बनाया जाता है शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेसिबल में दर्शाई ऋणात्मक लाभ सीमा एक डैश तंत्र है, डेसिबल में दर्शाई ऋणात्मक लाभ सीमा एक डैश तंत्र है, तो कौन सा तंत्र है, तो यह है अस्थिर, अस्थिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ बियर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड है, अर्थ बियर की पहचान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हरा, हरा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी क्यों यदि, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि, तो यदि जो है हानियों निम्न हो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 10 घंटे की अवधि में 200 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों के द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा डैश होगा, तो उपयोग की गई ऊर्जा जो होगा वो हो जाएगा 4 किलोवाट, 4 किलोवाट घंटा हो जाएगा, 4 किलोवाट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिशत वोल्टता नियमन डैश गुना 100, जहां वी एन एल नो लोड वोल्टता, वी एफ एल फुल लोड वोल्टता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी एन एल माइनस वी एफ एल इंटू वी एफ एल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है, पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है,
तो यह जो निर्भर करता है, यह करता है इसके तार के लंबाई पर, इसके तार के लंबाई पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टार बाय डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। स्टार बाय डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो यह किया जाता है त्रिकला प्रेरण मोटर, त्रिकला प्रेरण मोटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट विधि, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े तुल्यकाली जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब, बड़े तुल्यकाली जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब, तो जब होती है तो जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है, डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुल्यकाली मोटर की बनावट निम्नलिखित में के समान होती है। तुल्यकाली मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है। तो किसके समान होती है? तो यह जो होती है अल्टरनेटर के, अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्टरनेटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है। बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है। तो यह जो होती है, यह होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर पोल स्विच 8 है, अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या भी 8 है तो आर्मेचर स्लॉट की संख्या कितनी होगी? तो आर्मेचर स्लॉट की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 64, 88 64। 8 गुना 8 करेंगे 88 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि डिवाइडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए जो है क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा मुख्य कुंडल अथवा प्रारंभ कुंडलन का संयोजन परिवर्तित करता है। मुख्य कुंडलन तथा अथवा प्रारंभ कुंडलन का संयोजन परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सड़कों को प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त बत्तियां संयोजित होती है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त बत्तियां संयोजित होती है। तो कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम, पैरेलल इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट विद्युत नियमन के अनुसार, विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए? विद्युत सर्विस लाइन के अनुसार कोई भी किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए? तो किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य में, मध्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टमीटर का परास होता है। 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टमीटर का परास होता है। तो वोल्टमीटर का जो परास होता है वह होता है 0 से 500 वोल्ट, 0 से 500 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह होता है थर्मोस्टेट,
थर्मोस्टेट, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोस्टेट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता है। एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम क्षमता दक्षता क्या है? तो अधिकतम दक्षता जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो होगा 50%। 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में, प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में, प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में क्या होता है? तो वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माता द्वारा केबल को इंसुलेशन प्रतिरोध 250 ओम प्रति किलोमीटर ओम प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है। तो 200 मीटर लंबाई प्रतिरोध के क्या होगा? तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा 50 एम प्रतिरोध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में उसमें ओवरलोड रिले होती है। तो उस चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में उसमें ओवरलोड रिले तो क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक धीमी होती है, अधिक धीमी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है तो कौन सा है? तो वह ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग क्या होती है? सामान्य लाउड स्पीकर का प्रतिरोध रेटिंग क्या होती है? तो यह जो होती है यह होती है, पहला क्वेश्चन है, विज्ञान उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? विज्ञान उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? तो उसे हम एडवायर कहते हैं, एडवेयर इसका कहते हैं, एडवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो ओम का जो नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो वह अर्धचालक पर, सेमीकंडक्टर पर चालक नहीं होता, लागू नहीं होता है, सेमीकंडक्टर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर होते हैं? 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? तो वह है 1/1000 वाट, 1/1000 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, धातु चालक में विद्युत धारा का प्रभाव निम्नलिखित में इसके प्रभाव के कारण होता है। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रभाव निम्नलिखित के प्रभाव के कारण होता है। तो किसके प्रभाव के कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव कारण होता है, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है। दो विद्युत संपर्कों को बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है। तो वह जो कराया जाता है वह संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर, संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में धारा की दिशा, एसी परिपथ में धारा की दिशा। तो एसी परिपथ में धारा की दिशा जो होगा पल से पल में बदलती रहती है, पल से पल में बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच की बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? तो यह जो प्रयोग होता है यह होता है एम्पियर, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश प्रभावित हो सकता है, विद्युत आवेश प्रभावित हो सकता है। यह जो प्रभावित हो सकता है चालकों के माध्यम से, चालकों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालकों के माध्यम से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? तो किसका होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
10 ओम 50 वाट का, 10 ओम 50 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 100 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? तो यह कितने समय तक कार्य करेगा? तो यह जो कार्य करेगा यह करेगा 50 घंटे तक। 50 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराइट निम्नलिखित से में संबंध है। फेराइट निम्नलिखित में संबंध है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा लोह चुंबकीय सामग्री। लोह चुंबकीय सामग्री ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय कुंडली से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब। विद्युत चुंबक की कुंडल से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब। उत्क्रमित होती है तब, तो तब क्या होता है? तो तब जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। टेस्ला जो इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता कहलाता है। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रतिष्ठम्भ कहते हैं। प्रतिष्ठम्भ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो किसके परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर ऊर्जा का। ऊर्जा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का परिणाम है। नेक्स्ट है, डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। तो जिनमें क्या होता है? तो जिनमें जो है केवल प्रतिरोध होता है, ओनली रेजिस्टेंस, केवल प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक संधारित्र की इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या है? एक संधारित्र की इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत उच्च होता है, हाई, वेरी हाई। ऑप्शन में बहुत उच्च होता है, वेरी हाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 0.2 न्यू एफ धारिता वाला संधारित्र 8 वोल्ट पर आवेशित है तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा होगी। तो आवेशित हो तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा जो होगी वह कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 6.0 गुना 10⁻⁴ जूल, 6 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 कैपेसिटरों जिनमें प्रत्येक की धारिता 80 न्यू एफ है को समांतर में जोड़ दिया जाता है तो शुद्ध धारिता होगी। तो शुद्ध धारिता क्या होगी? तो शुद्ध धारिता जो होगी 320 न्यू एफ हो जाएगा। 320 न्यू एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 संधारित्रों की कुल संधारिता 1 न्यू एफ, 2 न्यू एफ, 3 न्यू एफ तथा 4 न्यू एफ श्रेणीबद्ध रूप से संयोजित है तो इनका कुल कैपेसिटेंस होगा। तो इसका कुल कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0. आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न शीर्ष तथा ज्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किए जाने वाला जलीय टरबाइन डैश है। निम्न शीर्ष तथा ज्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलीय टरबाइन डैश है। तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फ्रांस, वो हो जाएगा कपलॉन टरबाइन। कपलॉन टरबाइन ऑप्शन में बी, कपलॉन टरबाइन ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ में लगाया जाता है? एक नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ में लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सेकंड फंड विधि। सेकंड फंड विधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज। नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो आइए इसको चुनते हैं। सर्च टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी के टंकन का प्रभाव को कम करना, ये तो सही है। पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे में टरबाइन तक पानी लेने के लिए एक नाली प्रणाली है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन में 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा आबादी वाले क्षेत्रों में स्थिर होते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा आबादी वाले क्षेत्रों में स्थिर होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्लांट का उत्पादन जेटेशन की अवधि अधिक होती है? कौन से प्लांट के उत्पादन जेटेशन की अवधि अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा जल विद्युत संयंत्र। बड़ा जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस कूल्ड रिएक्टर, गैस कूल्ड जीसीआर में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो केवल ग्रेफाइट। केवल ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी जनरेशन का अधिकतम मांग 500 मेगावाट है। किसी जनरेशन का अधिकतम मांग 50 मेगावाट है। तो दिया गया है पूंजी लागत 150 गुना 10⁻6 और ईंधन का सालाना लागत है 9 गुना 10⁻6 और कर मजदूरी और वेतन है 6 गुना 10⁻6 और ब्याज मूल्यह्रास है 10% और प्रति वर्ष उत्पादित यूनिट की संख्या 300 गुना 10⁻6। तो प्रति किलोवाट लागत कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 पैसे। 10 पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो किसका दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो यह जो बढ़ाया जाता है ये बॉयलर का। बॉयलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता डैश होती है। आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता डैश होती है। तो क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 kVA से 10,000 kVA। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन डैश है। परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन डैश है। तो ईंधन की डैश है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है? किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है? तो किसका न्यूनतम है? तो ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है?
तो जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज जो होता है वो होता है 33 किलोवाट, 33 केवी है, 33 केवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली संयंत्र से सर्च टैंक का उपयोग किया जाता है। किसी बिजली संयंत्र से सर्च टैंक का उपयोग किया जाता है, तो यह जो उपयोग किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं, ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो वह है वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और इसका ऑपरेशन शोर भरा होता है, तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह किया जाता है लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर, लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता, तो उपकेंद्र डिजाइनर के लिए, उपकेंद्र डिजाइनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा डैश के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। तो भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा जो है तो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो यह जो किया जाता है यह किया जाता है तापीय शक्ति संयंत्र से, तापीय शक्ति संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कोयला से कहते हैं। नेक्स्ट है, वाष्प टरबाइन में एक प्रमुख चालक पर आधारित दो पोल अल्टरनेटर की डैश आवृत्ति उत्पन्न कर सकता है। तो कितने आवृत्ति उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3000 आरपीएम पर 50 CS, 3000 आरपीएम पर। विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है उसे जितना हो सके उतनी तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है। तो विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है उसे जितना हो सके उतनी तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है, तो उसे हम रिएक्टर कूलेंट कहते हैं, रिएक्टर कूलेंट कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली संयंत्र की शुरुआत लागत 2.10 टू द पावर 8 है, तो उबार मूल्य 15% उपयोगी जीवन 25 वर्ष माने तो स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करते हुए 25 वर्ष के बाद संयंत्र का मूल्य कितना होगा। तो इसका जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 3.8 टू द पावर 7, ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन क्या होता है, तो हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है, हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस ईंधन को कैलोरीफिक मान किसमें व्यक्त किया जाता है, कैलोरी का KL के रूप में लिखा जाता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है, तो यह जो व्यक्त किया जाता है यह व्यक्त किया जाता है कैल पर ग्राम, CAL पर ग्राम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्च टैंक का होना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से सर्च टैंक का होना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है, तो यह जो उद्देश्य हो जाएगा यह जलमार्ग पेन स्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को कम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है, तो इसका जो इकाई हो जाएगा वो हो जाएगा MEV, मेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 गुना 10⁻6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक कैचमेंट क्षेत्र के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सालाना वर्षा 1.25 मीटर होती है। यह यील्ड फैक्टर
80% है तो प्रति वर्ष इस्तेमाल किए जा सकने वाली जल का आयतन होगा, तो हो जाएगा 8 गुना 10⁶ क्यूब पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीजल पावर स्टेशन की प्रतिदिन की डीजल खपत 1000 केजी है और प्रतिदिन 5000 किलोवाट पर घंटा यूनिट के उत्पादन की जाती है, तो विशिष्ट ईंधन खपत क्या होगा? इसका जो ईंधन खपत हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 केजी पर किलो वाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता को बिजली की पेशकश निम्नलिखित टैरिफ पर की जाती है, इसकी अधिकतम मांग 50 प्रति की VA है और उपभोग किया गया प्रति यूनिट 15 पैसे है, तो उपभोग का 0.8 लैंगिक पावर फैक्टर पर कुल लोड 200 किलोवाट है। यदि लोड फैक्टर 80% है तो मासिक बिल कितना होगा? तो इसका जो मासिक बिल हो जाएगा वो हो जाएगा 12,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है। आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है, तो किस प्रकार हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट, सब बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है पीक लोड। पीक लोड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार शून्य होती है? तो शून्य होती है किस में होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का मुख्य भूमिका क्या है? थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका जो मुख्य भूमिका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लू गैसों से ऊष्मा निकालना और बॉयलर फीड पानी को पहले से गर्म करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है? तो यह जो उपाय किया जाता है लोड शेडिंग। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 मेगावाट है तो उपयोगिता फैक्टर 0.8 है, तो प्लांट की आरक्षित क्षमता क्या होगी? तो प्लांट की आरक्षित क्षमता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मेगावाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की आपूर्ति 160 मीटर की मीन हेड से 10⁻10⁸ क्यूब मीटर क्षमता से जलाशय द्वारा की जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक दक्षता 80% है और विद्युत दक्षता 90% है। यदि जलाशय का क्षेत्र 3 स्क्वायर किलोमीटर है तो 4000 किलोवाट kWh की दर से बिजली की आपूर्ति किए जाने वाले पानी का स्तर गिरने की क्या दर होगी? तो इसका जो हो जाएगा 0.0425 मीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 50 एचजेड पर कार्यरत 4 पोल्स वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति कितनी होती है? तो रोटर की जो गति होती है वह कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वह क्यों किया जाता है? तो वह फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए डीएरेटर का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है उत्पन्न इकाइयों की संख्या, उत्पन्न इकाई की संख्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और विद्युत दक्षता 80% है, तो प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाइए। तो इसका जो कुल हो जाएगा वो हो जाएगा 28%। ऑप्शन में आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पावर प्लांट के लिए लोड फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाना है? तो यह जो जाना है यह औसत लोड और अधिकतम मांग के अनुपात, औसत लोड और अधिकतम मांग का अनुपात। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समांतर जोड़ा जाता है? तो समांतर जोड़ा जाता है उसे हम जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं, जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन को 120 मीटर के वाटर हेड 4 गुना 10⁶ क्यूब मीटर क्षमता वाले एक रिजर्वायर से आपूर्ति होती है। यदि कुल दक्षता 80% है तो कुल उपलब्ध बिजली की गणना kWh में करें। तो मान लें कि 1 मीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान 1000 kg है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10,46,400 के किलोवाट आवर हो जाएगा, किलोवाट आवर। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकतम लोड को का जुड़े हुए लोड से अनुपात, अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड से अनुपात। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संयंत्रों में किसी मापदंड की वृद्धि से कार्य क्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करती है। तो सीधे रेखा के नियम का जो पालन करती है उसे है तापमान कहते हैं, टेम्परेचर। ऑप्शन में बी टेम्परेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थर्मल पावर प्लांट में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह जो होता है यह होता है 35%। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं? निम्न में से कौन सा पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50%, प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर क्या है? तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40%, 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 50 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता 25% है, जलाए जाने वाले कोयले का कैलोरी जनन मान 6000 kcal पर kg है, लोड फैक्टर 40% है। इस संयंत्र के लिए प्रतिदिन आवश्यक कोयले की मात्रा कितनी होगी? तो कोयले की जो मात्रा हो जाएगी वो 325 टन हो जाएगा, 325। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह किया जाता है तेज न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए, तेज न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? तो इसका जो लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जा सकता है, भीड़ भाड़ इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर स्टेशन का कार्य है, पावर स्टेशन का कार्य क्या है? तो उसका जो कार्य होगा वह विद्युत का उत्पादन करना, विद्युत का उत्पादन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? वाष्प तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? तो उसका जो कार्य होगा वो जो गर्मी की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, गर्मी की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का धावी खर्च सबसे कम है?
निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का धावी खर्च सबसे कम है? तो सबसे कम जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनन केंद्र अंत संयोजित होते हैं। जनन केंद्र अंत संयोजित होते हैं। तो अंत संयोजित होते हैं वो होते हैं आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु। आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का ए नंबर क्या प्रदर्शित करता है? तो लुब्रिकेंट तेलों का ए नंबर जो प्रदर्शित करता है वह प्रदर्शित क्या करता है, तो वह करता है श्यानता, वेस्कोसिटी ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या नापने के लिए किया जाता है? वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या नापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है व्यास, डायामीटर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में से में अधिकतम होती है। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है। तो किस में अधिकतम होती है, तो आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रो ऊर्जा का सिद्धांत किस आधारित है? हाइड्रो ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह जो आधारित है यह है जल विद्युत। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, पावर स्टेशन का कार्य क्या है? पावर स्टेशन का कार्य है, तो पावर स्टेशन का जो कार्य होता है वह होता है विद्युत का उत्पादन करना। विद्युत का उत्पादन करना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो होगा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जनन केंद्र अंतर संयोजित होते हैं। जनन केंद्र अंतर संयोजित होते हैं। जनन केंद्र अंतर संयोजित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भार के बराबर बांटने हेतु। भार को बराबर बांटने हेतु। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है। तो किस में अधिकतम होती है, तो होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टाइक प्रभाव ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है, तो ये जो मापा जाता है किलोवाट में मापा जाता है। किलोवाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है। किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है, तो यह जो लोड फैक्टर होता है यह होता है औसत लोड या अधिकतम लोड। औसत लोड या अधिकतम लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह जो नहीं किया जाता है सिंगल फेज और 4 वायर। सिंगल फेज 4 वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है? 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है, तो इसका जो चक्र क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा चूषण संपीड़न शक्ति निकास। चूषण संपीड़न शक्ति निकास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है, तो कोल तार। कोल तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन डैश पैदा करते हैं। जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तो टरबाइन डैश पैदा करते हैं, तो वह यांत्रिक ऊर्जा पैदा करते, मैकेनिकल एनर्जी। और यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पेनास्टॉक का को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। डैश पेनास्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, तो वह जो है सर्च टैंक। सर्च टैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वह है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये सभी, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है, तो यह जो किया जाए ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान है, तो वह है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो किससे फैलता है, तो वह पवन ऊर्जा स्रोत। पवन ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है। बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है, तो यह जो बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो यह पशुओं के गीले गोबर से। पशुओं के गीले गोबर से, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर का अति तापक में क्या प्रवेश करता है। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है, तो वह करता है नम वाष्प। नम वाष्प, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है, तो यह जो प्रयुक्त होती है प्रोत्कर्ष टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय संयंत्र। प्रोत्कर्ष टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय। एक जल विद्युत प्लांट को किलोवाट में शक्ति प्लांट निर्गत के लिए व्यंजक दिया जाता है। एक जल विद्युत प्लांट के किलोवाट में शक्ति प्लांट निर्गत के लिए व्यंजक दिया जाता है, तो वह जो व्यंजक दिया जाता है वह दिया जाता है 0.67636 क्यू WH एन न्यू बटे 75। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला है तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक मोटर में पावर का उत्पादन 140 वाट है। मोटर को दिए जाने वाला इनपुट शक्ति 176.84 वाट है, तो इसमें हानि सम्मिलित है, तब मोटर की दक्षता क्या होगी, तो मोटर की दक्षता जो हो जाएगी वो हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर बी याद रखें 7%। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रतिघात जिसका प्रेरक प्रतिघात 4 ओम है, एक 120 वाट एसी जनरेटर के टर्मिनल से संयोजित है। प्रतिघात संबंधित शक्ति का गणना कीजिए, तो उसका जो गणना हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 kVAR। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति हानि की गणना करें यदि दो प्लांटों द्वारा उत्पन्न बिजली P1 बराबर 50 मेगावाट तथा P2 बराबर 40 मेगावाट है और हानि कोण B11 बराबर 0.001 और B22 बराबर 0.0025 और B12 बराबर 0.005 है, तो क्या हो जाएगा, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनन केंद्र की यूनिट उत्पादन ऊर्जा उत्पादन 61.5 × 10⁻6 प्रति वर्ष है, तो उस जनन केंद्र की औसत भार क्या होगा, तो औसत भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7020 वाट। 7020 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता को कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है और इसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर क्या है, तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.575। 0.75, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो औसत मांग बताइए।
तो औसत मांग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मेगावाट। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग 900 किलोवाट है तथा योजित भार 1 मेगावाट है तो मांग गुणांक होगा। तो मांग गुणांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4। 0.4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शक्ति केंद्र की अधिकतम मांग एक शक्ति मांग की अधिकतम मांग 2000 किलोवाट है और अलग अलग भारों का अधिकतम मांग 400 किलोवाट है, 600 किलोवाट है और 800 किलोवाट है। तो 200 किलोवाट 500 किलोवाट है तो विविधता गुणांक ज्ञात करें। तो इसका विविधता गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा 1.25। 1.25 ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मेगावाट क्षमता वाले शक्ति स्टेशन पर अधिकतम तथा औसत भार क्रमशः 95 मेगावाट है तथा 90 मेगावाट है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, तो भारत गुणांक, क्षमता गुणांक और उपयोगिता गुणांक। तो इसका जो हो जाएगा 0.95 हो जाएगा भारत गुणांक और 0.9 हो जाएगा क्षमता गुणांक और 0.947 हो जाएगा क्षमता उपयोगिता गुणांक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। तो किसका होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रो ऊर्जा स्रोत। हाइड्रो ऊर्जा स्रोत ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा। तो कॉपर का वजन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/v²। 1/v² हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना कोई ACSR चालक जिसमें 4 परत है तो कुल चालकों की संख्या बताइए। तो कुल चालकों की संख्या बताइए तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 37। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र होता है। शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र होता है। तो वह होता है स्थिर विद्युत निषादक। स्थिर विद्युत निषादक ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत है। निम्नलिखित में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत है। तो कौन सा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा थर्मल। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समुद्री जल में विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समुद्री जल में विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए अधिक लाभदायक है। तो वो हो जाएगा ज्वार शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार शक्ति। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनबिजली संयंत्र है। पनबिजली संयंत्र है तो पनबिजली संयंत्र जो होता है वह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है पनबिजली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पनबिजली संयंत्र के साइट चयन के लिए एक आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पनबिजली संयंत्र के साइट चयन के लिए एक आवश्यक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वह है बड़े जलग्रहण क्षेत्र। बड़े जलग्रहण क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है। तो मॉडरेटिंग अनुपात जो होता है किसका होता है, तो यह हो जाएगा DTO को। DTO इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब नियंत्रक रोड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है तो के गुणक कारक। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्रैंस में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। क्रैंस में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है, तो वह की जाती है मल्टी मोटर। मल्टी मोटर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब एक AC VVF ड्राइव को AC VVF ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली खपत के न्यूनतम प्रतिशत बजट में लगभग कितने की अपेक्षा की जाती है। तो यह अपेक्षा की जाती है 30%।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी मोटर ड्राइव ज़्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित कर सकते हैं? डीसी मोटर ड्राइव ज़्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं 4 क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डैश होती है। यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डैश होती है, तो वह होती है निकल कैडमियम। निकल कैडमियम ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकल कैडमियम। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक क्या क्या कार्य है? मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक का क्या कार्य है? इसका जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा गति विनिमय प्राप्त करने के लिए, गति विनिमय प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, परिवर्तन आवृत्ति ड्राइव VED का आउटपुट वेव फॉर्म क्या है? आउटपुट वेव फॉर्म क्या है? तो वह हो जाएगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड साइन वेव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वाहनों में डैशबोर्ड तथा विद्युत मशीनों की नियंत्रक पट में समानता यह है कि, वाहनों में डैशबोर्ड तथा विद्युत मशीनों के नियंत्रक पट में समानता यह है कि क्या हो जाएगा कि दोनों में उच्च वोल्टता उपस्थित रहती है, दोनों में उच्च वोल्टता उपस्थित रहती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास होता है। 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास होता है, तो वो होता है 0 से 500 वोल्ट। 0 से 500 वोल्ट भी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नियंत्रक पट्टों में बल्ब, पायलट लैंप या LED का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सूचक युक्ति, सूचक युक्ति इंडिकेटर डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पट में डिस्टकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पट में डिस्टकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो क्योंकि AC मापक यंत्रों को DC मापक यंत्रों में परिवर्तित करने हेतु, AC मापक यंत्रों को DC मापक यंत्रों में परिवर्तित करने हेतु ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नियंत्रक पट में अतिभार स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो वह ट्रिपिंग रिले, ट्रिपिंग रिले ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, MG सेट के नियंत्रक पट में स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग किया जा गया है। इसमें कंटेक्टर्स के अतिरिक्त कौन सी अन्य युक्ति अति आवश्यक होती है? तो वह होती है टाइमर। टाइमर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 12 वोल्ट DC पर चलित रिले नियंत्रक पट्टों में प्रयोग की जाती है। नियंत्रक पट्ट के इनके प्रचलन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है? तो यह व्यवस्था की जाती है ये अपचाई ट्रांसफर, डिस्टकारी और बैटरी। ABC ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। शेपर, स्लॉटर आदि मशीनों में कटिंग टूल का एक दिशा में परिचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में परिचालित करने के लिए क्या युक्ति अपनाई जाती है? तो यह जो युक्ति अपनाई जाती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लिमिट स्विच तथा कंडक्टर कहते हैं, लिमिट स्विच तथा कॉन्टैक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कई केबल्स को सटाकर स्थापित करने के लिए रेसवे प्रयोग की जाती है। रेसवे का अनुप्रस्थ काट डैश होता है, रेसवे का अनुप्रस्थ काट डैश होता है, तो वह होता है इनमें से सभी, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, ABC इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रक पट पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति है। सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रक पट पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति है, तो कौन सा है? तो DIN रेल प्रयोग करना, DIN रेल प्रयोग करना, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी केबल के समापक सिरे की मोटाई संयोजक के छिद्र से
अधिक है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा संयोजक में कसना चाहिए? तो यह जो कसना चाहिए, यह किस में कसना चाहिए? तो वह थिम्बल प्रयोग करके, थिम्बल प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चित्र में दर्शित युक्ति है, किसमें चित्र में दर्शित युक्ति क्या है? यह जो चित्र दिखाया गया यह किस चीज का है? यह ग्रोमेटा का, ग्रोमेट का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है, स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है, तो वह है पीवीसी, एम्पायर क्लॉथ और नायलॉन। पीवीसी, एम्पायर क्लॉथ और नायलॉन, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में से किस में व्यक्त की जाती है? एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में से किस में व्यक्त की जाती है? तो यह व्यक्त की जाती है किस में की जाती है? तो 1 टन में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन देखते हैं। एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है। एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहते हैं, उसे ऊर्जा मीटर के बाद कहते हैं, ऊर्जा मीटर के बाद, ऊर्जा मीटर के बाद। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए? विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए? तो ट्रिप नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा मध्य में, मिड स्पैन। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी उपभोक्ता के घर पर लगे निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार उत्पन्न हो रखा है? किसी उपभोक्ता के घर पर लगे निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार उत्पन्न होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉट प्लेट। हॉट प्लेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है, तो जो इंसुलेशन किया जाता है वह किया जाता है आघातों से बचाव के लिए, आघातों से बचाव का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है, तो अपेक्षित है तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो प्रयुक्त साधन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 फेज प्लग इन बॉक्स। 3 फेज प्लग इन बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः तापन उपकरणों में प्रयुक्त केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण विद्युत धारा जनित ऊष्मा, विद्युत धारा जनित ऊष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच 120 mm छत की पंखे को 120 वोल्ट पर प्रचारित किया जाए तो इसका जो हो जाएगा वह धीमी गति पर चलेगा, वह धीमी गति पर चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए प्रतिवर्ती वोल्टेज परिवर्तित आवृत्ति की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित हो तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो ये जो नियंत्रित किए जा सकते हैं वह किए जा सकते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेटिंग इन्वर्टर। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? तो यह जो वरीयता दी जाती वेरिएबल स्पीड ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को
निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को कौन सा लाभ होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रख रखाव की लागत में कमी। रख रखाव में लागत की कमी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत ड्राइव के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में निम्न में से किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है? तो मोटरिंग ऑपरेशन होता है, तो किसमें मोटरिंग रिवर्स होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरा क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में प्रयुक्त मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में प्रयुक्त मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इनपुट क्वाड कन्वर्टर डायोड ब्रिज, इनपुट कन्वर्टर डायोड ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, VVVF स्पीड कंट्रोलर विधि इंडक्शन मोटर के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। VVF कंट्रोल का पूरा रूप है, तो कंट्रोल का पूरा रूप है रिएक्टर पावर को वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इकाई में मापा जाता है, तो जिसे VAR लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में एक तीन फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है क्योंकि 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 क्या होगा? तो यह सस्ता है, यह तो गलत है। यह उच्च पावर फैक्टर प्राप्त करती है, यह तो सही है। यह स्टार्टिंग करंट को कम करती है, यह भी सही है। और यह स्टार्टिंग करंट को अत्यधिक करती है, यह गलत है। ये इसका स्थापन सरल, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंट्रोल पैनल लेआउट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI को कम करने के लिए सबसे कुशल उपाय कौन सा है? तो सबसे कुशल उपाय कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा मीटर रेशियो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलता हुआ मोटर की घूर्णन दिशा को विपरीत करने के प्रयास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीनों का और यंत्र रचनाओं का मोशन फीड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो उसे हम इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, AC ड्राइव को स्थिरांक वोल्ट HZ अनुपात के साथ वेरिएबल आवृत्ति बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिससे मोटर में मौजूदा फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत ड्राइव के मूल तत्व कौन सा है? तो वह इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आज का, निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मापदंड नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वह धागे, थ्रेड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्विच को हमेशा डैश की श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो यह जोड़ा जाता है फेज वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जहां यांत्रिक का अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहां किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी? तो वहां जो है नालिका वायरिंग की जाएगी, कंड्यूइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग होता है।
तो सीरियम की वायरिंग में जो प्रयोग होता है टू वे स्विच, टू वे स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायरिंग अस्थायी स्थापना के लिए प्रयुक्त है? कौन सी वायरिंग अस्थायी स्थापना के लिए प्रयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वेतन पर TRS केवल डैश के लिए उपयुक्त होता है। वेतन पर TRS केवल डैश के लिए उपयुक्त होता है। यह जो उपयुक्त होता है वह होता है माध्यम वोल्टता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? तो कितने लगा सकते हैं? तो 6A3 नग, 16A1 नग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू या औद्योगिक बिजली के स्थापना के बिजली खपत किलोवाट घंटे में को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायरिंग के लिए डैश एक आवश्यक सामग्री है। वायरिंग के लिए डैश एक आवश्यक सामग्री है। तो कौन सा है? तो लकड़ी के पेच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी के पेच। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वायरिंग के उस तरीके का चयन करें जिसमें कम से कम जोड़ हो, तो इसका हो जाएगा पाषाण विधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्श और बिजली के स्विच के बीच मानक ऊंचाई कितनी होती है? फर्श और बिजली के स्विच के बीच मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो मानक ऊंचाई कितनी होती है? यह होती है 48 इंच। ऑप्शन नंबर बी जो है 48 इंच। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट के बल्बों के 20 पॉइंट और 100 वाट के प्रत्येक 4 पंखे हो तो 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम में अनुमोदित इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? तो हो जाएगा 2.08 एम ओम, मेगा ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEC 6036 के भाग 444 के अनुसार भवनों के इलेक्ट्रिकल स्थान इंस्टॉलेशन क्या संदर्भित करता है? तो इसको क्या संदर्भित करता है? तो है वोल्टेज समस्या और विद्युत चुंबकीय समस्या से संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। घर की वायरिंग के केबल पर दिए गए 12 2G NM का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो है क्रमशः आकार, तारों की संख्या, ग्राउंडेड और गैर धात्विक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? यह जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्यूमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? तो इसका जो आकार होना चाहिए वह होना चाहिए 250 वोल्ट ग्रेड 1/1.4 mm बाय 250 वोल्ट ग्रेड 1/1.4 mm। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा का स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा को स्तर किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? यह जो परिभाषित किया जाता है यह किया जाता है IEC 61006 मानक, 61006 मानक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, CTS वायरिंग में केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व वेल सील्ड और सीधी सागौन के लकड़ी पर लगाए जाते हैं जिसकी मोटाई इनमें से किसके कम नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 mm से कम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो वह है 80 वाट से 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।